हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में द एम पब्लिकेशन की बुक रिमाइंडर सामान्य ज्ञान से रसायन विज्ञान के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आपका कोई भी एग्जाम है दोस्तों, तो एग्जाम देने से पहले इस बुक के सारे क्वेश्चन जरूर देख लें। आज इस वीडियो में मैं इस बुक के केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं चैप्टर वाइज इस बुक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा। यकीन करिए दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आपका रसायन विज्ञान से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी बनेगी दोस्तों, क्योंकि हम वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। हमसे जितनी भी हेल्प हो सकेगी हम आपकी हेल्प करेंगे। आप बस मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो यह सोच के बैठें कि आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं और कल आपका एग्जाम है। यकीन करिए दोस्तों, इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आप मेरी इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने टारगेट एग्जाम को क्रैक भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भौतिक रसायन से, फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तो तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। याद रखिएगा, मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं तो उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं तो उपधातु कहलाते हैं। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है तो लेड है। याद रखिएगा, लेड विद्युत का कुचालक है धातु होते हुए भी। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है तो ग्रेफाइट और आयोडीन में पाई जाती है। किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है तो ग्रेफाइट और आयोडीन में पाई जाती है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न होते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है तो H2O पाया जाता है। कौन सा पदार्थ प्रकृति की तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है तो H2O पाया जाता है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था तो कणाद ने कहा था। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम कणाद ने कहा था। किसी यौगिक के गुण उसकी अवयवी तत्वों के गुण होते हैं तो पूर्णतः भिन्न होते हैं। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण के पूर्णतः भिन्न होते हैं। बारूद है तो बारूद एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। याद रखिएगा, वायु एक मिश्रण है। कोयला एक तत्व है। कोयला एक तत्व है। हीरा भी एक तत्व है। याद रखिएगा। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी तो जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है तो 10⁻⁻10 होती है, 10 मीटर होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु नाभिक के अवयव है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। कौन एक आवेश रहित कण है तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण न्यूट्रॉन है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो थॉमस ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो थॉमस ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे तो जेम्स चैडविक थे। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो डी ब्रोगली ने की थी। याद रखिएगा, डी ब्रोगली ने की थी इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है तो हमेशा धनात्मक होती है। याद रखिएगा, हमेशा धनात्मक होती है परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणु अभाज्य है किसने प्रस्तावित किया था तो डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। परमाणु अभाज्य है डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। न्यूक्लियॉन सामान्य नाम है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सामान्य नाम है न्यूक्लियॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो
1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। पॉजिट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो मिलिकन ने की थी। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिलिकन ने की थी। परमाणु विद्युतता होते हैं तो उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। परमाणवीय नाभिकी किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणवीय नाभिकी किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। स्वर्णपत्र से किसके परिकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो अल्फा कण की खोज करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तत्व के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है तो परमाणु कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है तो नाभिक के न्यूक्लियानों की संख्या है। नाभिक के द्रव्यमान संख्या है तो नाभिक में न्यूक्लियानों की संख्या है। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्या के योगफल को कहते हैं तो द्रव्यमान कहते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को द्रव्यमान कहते हैं। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण के किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग C से संबंध को P के बराबर E/C है। याद रखिएगा P = E/C है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो C12 है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं तो एंडरसन है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एंडरसन है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण है पॉजिट्रॉन। याद रखिएगा पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकण है। किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था आणविक सिद्धांत। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो पाउली से संबंधित है। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम पाउली से संबंधित है। रासायनिक तत्व के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो चक्रण है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा निर्दिष्ट करता है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या करता है। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है 138 एवं 88 है। रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 138 एवं 88 है। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी तो 18 होगी। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी 18। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो 2n² होगी। याद रखिएगा 2n² होगी। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है तो हुंड का नियम कहलाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाता। यह सिद्धांत हुंड का नियम है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो हाइजेनबर्ग ने किया है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है तो मेसॉन करता है। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है तो मेसॉन करता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। न्यूट्रिनो की खोज करता है तो पाउली हैं। न्यूट्रिनो की खोजकर्ता पाउली हैं। मेसॉन के खोजकर्ता युकावा हैं। मेसॉन के खोजकर्ता युकावा हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो हेनरी बेकवेरेल ने की थी। हेनरी बेकवेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का है। रेडियो सक्रियता गुण नाभिक का है। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है तो परमाणु का नाभिक भाग लेता है।
किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है तो न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई है तो क्यूरी है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा और गामा कण करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं तो अल्फा बीटा और गामा कण करते हैं। कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है तो अल्फा किरण होता है। कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है तो अल्फा किरण होता है। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है तो सीसा के बने पात्र में रखा जाता है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है तो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने की किस कण की आवश्यकता होती है तो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। अल्फा किरणें हैं तो हीलियम आयन है, याद रखिएगा अल्फा किरणें हीलियम आयन है। बीटा किरणें बनी होती हैं तो ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है तो 2 इकाई धन आवेश है। 2 इकाई धन आवेश है अल्फा किरणों में उपस्थित। किसके उत्सर्जन से समभारिक आइसोबार्स का निर्माण होता है तो बीटा किरण के उत्सर्जन से समभारिक आइसोबार्स का निर्माण होता है। किसमें ऋणात्मक आवेश होती है तो बीटा किरण में होती है। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होती है। इलेक्ट्रॉन के समरूप है तो बीटा कण है। इलेक्ट्रॉन के समरूप बीटा कण है। किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है तो गामा किरण से होती है। गामा किरण से की आयतन क्षमता सबसे कम होती है। किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है तो अल्फा किरण की होती है। किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है तो अल्फा किरण की होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं तो सीसा में बदल जाते हैं। किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है तो अल्फा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम होती है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है तो रेडियो सोडियम का किया जाता है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी तो एफ जोलियट एवं आई क्यूरी ने की थी। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज एफ जोलियट एवं आई क्यूरी ने की थी। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो रदरफोर्ड तथा सॉडी ने किया था। वर्ग विस्थापन का नियम प्रतिपादन रदरफोर्ड एवं सॉडी ने किया था। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तो परमाणु में पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण परमाणु में पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है तो पोलोनियम में पाया जाता है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है तो पोलोनियम में पाया जाता है। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है तो 27 है। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो Na24 का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। परिसंचरण में थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है 131। आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। परिसंचरण में ट्यूमर का पता लगाने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। परिसंचरण तंत्र में कैंसर का पता लगाने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाती है तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। याद रखिएगा सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं तो बीटा किरण के बीटा करण के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है उसे कहते हैं तो वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। वैद्युत संयोजन बंधन कहते हैं। ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण होता है उसे कहते हैं तो सहसंयोजक बंध कहते हैं। ऐसा रासायनिक बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण होता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बंध बनता है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। विद्युत संयोजक बंध विपरीत आविष्ट आयनों के बीच बनता है।
जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है तो अध्रुवीय संयोजक होती है, सहसंयोजक होती है। मीथेन अणु में है तो मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन है, मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन है। एथिलीन अणु की आकृति होती है तो समतल त्रिकोणीय होती है, एथिलीन अणु की आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है तो चतुष्फली होती है, चतुष्फली होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्यों इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होती है, इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होती है। सोडियम क्लोराइड में होता है तो वैद्युत संयोजक बंधन होता है, सोडियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजक बंधन होता है। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है तो ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है तो ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। त्रिबंध में कितने पाई बांड होते हैं तो 2 होते हैं, त्रिबंध में कितने पाई बांड होते हैं तो 2 होते हैं। किस यौगिक की एक रैखिक संरचना होती है तो C2H2 की होती है, किस यौगिक की एक रैखिक संरचना होती है तो C2H2 की होती है। आयनिक और सहसंयोजी आबंधी दोनों होते हैं तो NaOH होते हैं, आयनिक और सहसंयोजी आबंधी दोनों होते हैं तो NaOH में होते हैं। एक ध्रुवीय अणु है तो HCl एक ध्रुवीय अणु है। XeO3 अणु की आकृति होती है तो पिरामिडल होती है, XeO3 अणु की आकृति पिरामिडल होती है। प्रोटॉन दाता है तो HNO3 का है, प्रोटॉन दाता है तो HNO3 का है प्रोटॉन दाता। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है तो ऑक्सीकरण कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो अवरण कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवरण कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है तो ऑक्सीकरण कहलाती है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो अवरण कहा जाता है, अवकरण कहा जाता है, अवकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। Fe++ की Fe+++ में रूपांतरण की प्रक्रिया है तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होती है तो 0 होती है, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। मैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या 1 है, मैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या 1 है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं तो लवण कहते हैं। उदासीनीकरण किस क्रिया में बनता है तो लवण और जल में बनता है, उदासीनीकरण लवण और जल में बनता है। अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो क्षार कर देता है। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं तो क्षार कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद होता है तो कड़वा होता है, भस्मों का स्वाद। अम्ल का स्वाद होता है तो खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है तो OH नेगेटिव आयन होता है। सभी लवण होते हैं तो सभी लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं, सभी लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं। पीएच मान का निर्धारण करता है तो सोरेंस है पीएच मान का निर्धारण करता। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है तो 10⁻⁻⁷ होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय घोल का पीएच मान। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है, मानव रक्त का पीएच मान। दूध का पीएच मान होता है तो 6.4 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं तो सामान्य लवण कहलाते हैं। मोहर लवण है तो द्विक लवण है, मोहर लवण द्विक लवण है। जल में सामान्य लवण के घोल होते हैं तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। लवण जो जल अवशोषण करता है कहलाता है तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड
का जलीय विलयन होता है तो क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो क्षारीय होता है। जलीय विलयन को अम्लता के परीक्षण के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है तो पीएच मीटर का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा तो डेवी ने कहा था। सिरके में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल है। सिरके में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल है। अम्लराज मिश्रण है तो 3HCl प्लस HNO3 है। अम्लराज मिश्रण कहते हैं 3HCl प्लस HNO3 को कहते हैं अम्लराज मिश्रण। ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयुक्त एसिड होता है तो तनु सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। 0.01 MnAOH घोल का पीएच मान होता है तो 12 होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी में। NaCl को कहते हैं तो टेबल साल्ट कहते हैं। NaCl को टेबल साल्ट कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किस रूप में किया जाता है तो एंटासिड के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के संयोग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है तो संयोजकता से पता लगाया जाता है। परमाणु भार बराबर होता है तो तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होता है। परमाणु भार तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता के बराबर होता है। कार्बन की संयोजकता होती है तो 4 होती है कार्बन की संयोजकता। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है तो 0 होती है। अनिश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है तो ये नियम है तो बॉयल का नियम है। या निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रति लोमानुपाती होता है, यह नियम बॉयल का नियम है। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन पर परम ताप के समानुपाती होता है या कहलाता है तो चार्ल्स का नियम कहलाता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है या कथन चार्ल्स का नियम है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम एवोगाद्रो की परिकल्पना है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम एवोगाद्रो की परिकल्पना है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो तिहाई हो जाएगा, उसका आयतन तिहाई हो जाएगा। NTP पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा तो 22.4 लीटर का होगा। गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था गैसों के विसरण का नियम। एक गैस के विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक गैस के विसरण की दर अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, यह नियम ग्राहम का नियम है। गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्व से में संबंध है तो R1/R2 इक्वल टू √d2/d1 है। R1/R2 इक्वल टू √d2/d1 है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा। वायु से हल्की गैस है तो अमोनिया है। वायु से हल्की गैस अमोनिया है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर करती है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है तो निम्न दाब एवं उच्च दाब पर करती है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है तो दुगुना होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है तो 1:4 है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात 1:4 है। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी जल की खोज किसने की थी तो H.C. यूरे ने की थी। H.C. यूरे ने भारी जल की खोज की थी। भारी जल का अणुभार है तो 20 है। भारू जल का अणुभार 20 है। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर की जा सकती है। गुरु जल है तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है। गुरु जल ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है तो D2O है। भारी जल एक प्रकार का है तो मंदक है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। रसायन शास्त्र में परम शून्य का अर्थ है तो -273 डिग्री सेल्सियस है। रसायन शास्त्र में परम शून्य का अर्थ -273 डिग्री सेल्सियस है। SI इकाई में यूनिवर्सल गैस अचरांक की मात्रा होता है तो जूल बटे केल्विन गुणे मोल होता है। SI इकाई में यूनिवर्सल गैस अचरांक की मात्रक। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है तो 212 डिग्री होता है।
शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण को कहते हैं तो विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण को विलयन कहते हैं। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव्य या गैस की दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हो कहलाता है तो संतृप्त विलयन कहलाता है। किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है कहलाती है तो असंतृप्त विलयन कहलाती है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। किसी द्रव्य में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। सभी तनु विलयन होते हैं तो असंतृप्त विलयन होते हैं सभी तनु। पर्पल ऑफ कैसियस किसका कोलाइडी विलयन है तो एयू का है। पर्पल ऑफ कैसियस किसका कोलाइडी विलयन है तो एयू का है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है तो ग्राहम को माना जाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर का होता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻5 से 10⁻7 होता है। 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर का होता है। प्रायः सभी कार्बनिक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। प्रायः सभी कार्बनिक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। अणु भार में वृद्धि के साथ साथ पदार्थों का विलेयता जल में घटती है। एसिटिलीन अविलेय है। एसिटिलीन अविलेय जल में है। इमल्सन्स का उदाहरण है तो दूध है। इमल्सन्स का उदाहरण दूध है। मक्खन कोलाइडी तंत्र है तो जेल है। मक्खन कोलाइडी तंत्र जेल है। पनीर उदाहरण है तो जेल का उदाहरण है पनीर। साधारण विलयनों में पीएच का मान होता है तो 0 से 14 होता है। साधारण विलयनों में पीएच का मान 0 से 14 होता है। वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है तो वोल्टामीटर कहलाता है। वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र वोल्टामीटर कहलाता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड पर होता है। वैद्युत अपघटन में अवकरण होता है तो कैथोड पर होता है। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो एनोड पर मुक्त होते हैं। किसी वैद्युत अपघटन का आयतन मात्रा ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किसी वैद्युत अपघट्य से होकर वैद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है तो आयन के गमन के कारण होता है। धन आवेशित आयन कहलाता है तो केटायन कहलाता है। धन आवेशित आयन केटायन कहलाता है। ऋण आवेशित आयन कहलाता है तो एनायन कहलाता है। ऋण आवेशित आयन एनायन कहलाता है। वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण आवेश लेते हैं कहलाते हैं तो आयंस कहलाते हैं। विद्युत अपघाट्य में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है तो यह नियम कहलाता है तो वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। विद्युत अपघाट्य में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम कहलाती है तो वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम कहलाती है। यदि श्रेणी क्रम में जोड़े गए कई अपघट्य के घोलों से होकर एक ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है तो फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम कहलाता है। जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन किस रूप में उपस्थित रहता है तो H3O+ के रूप में उपस्थित रहता है। लौह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की क्रिया कहलाती है तो गैल्वेनीकरण कहलाती है। लौह धातु पर जिंक धातु की परत बिठाने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। पिघली हुई अवस्था में वैद्युत धारा का चालन कर सकता है तो साधारण नमक कर सकता है। फैराडे का मान है 96,500 कूलम। फैराडे का मान 96,500 कूलम है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा अवशोषण होती है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक की ऊर्जा प्रतिफल से अधिक होती है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक की ऊर्जा प्रतिफल से कम होती है। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक की ऊर्जा प्रतिफल से अधिक होती है और ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक की ऊर्जा प्रतिफल से कम होती है। अभिकारकों को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा को कहते हैं तो सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं तो बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्विक लाइम पर जब पानी डाला जाता है तो प्रतिक्रिया होती है तो ऊष्माक्षेपी होती है।
किसी अभिक्रिया का ऊष्मीय प्रभाव क्रियाकारक पदार्थ की अंतिम व प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करता है। यह नियम है तो हेस का नियम है। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं कहलाती हैं तो अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहलाती हैं। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो एक ही दिशा में होती हैं कहलाती हैं तो अनुत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहलाती हैं। वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं कहलाती हैं तो उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया करने की दर पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह नियम है तो द्रव्यमान अभिक्रिया का नियम है। किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। अभिक्रिया A + B गिव्स C + D का साम्य स्थिरांक का सूत्र है तो K = CD/A × B। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? तो बर्जीलियस ने की थी उत्प्रेरक की खोज। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो कह उत्प्रेरक कहलाता है तो समांग उत्प्रेरक कहलाता है। चलिए दोस्तों, उत्प्रेरक और उनके उपयोग देख लेते हैं। उत्प्रेरक है फिर उसके उपयोग हैं। लौह चूड़, इसका उपयोग होता है अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनम चूड़ का प्रयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के शीश कक्ष विधि में प्रयोग होता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में के संपर्क विधि में होता है। निकिल का उपयोग वनस्पति तेलों से घी बनाने में होता है। गर्म एल्यूमिना का उपयोग अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में होता है। पेप्सिन एंजाइम का प्रयोग अमाशय में प्रोटीन को पेप्साइड में अपघटित करने में होता है। इरप्सिन एंजाइम का प्रयोग आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रयोग पेनक्रियाज में प्रोटीन की अमीनो अम्ल में अपघटित करने में होता है। फाइएलिम एंजाइम का प्रयोग मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में होता है। जाइमेज एंजाइम का प्रयोग ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में होता है। डाइस्टेस एंजाइम का प्रयोग स्टार्च से माल्टोज बनाने में होता है। माइकोडर्मी एसिटी का प्रयोग गन्ने के शक्कर से सिरका का निर्माण में होता है। इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग गन्ने के शक्कर से ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनाने में होता है। लैक्टिक वैसिली का प्रयोग दूध से लैक्टिक अम्ल के निर्माण में होता है। जब अभिकारिक और उत्प्रेरक दोनों ही भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है तो विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं कहलाता है तो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को अपरिवर्तित रखते हैं कहलाता है तो धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कहते हैं तो स्व उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है तो एनआई है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक एनआई निकल है। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग होता है। कौन सा पदार्थ अमोनिया के हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है तो CO करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के अल्कोहल में परिवर्तित करता है तो जाइमेस करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के अल्कोहल को परिवर्तित करता है तो जाइमेस करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्लेटिनम चूड़ प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है तो आर्सेनिक सल्फाइड विष का कार्य करता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्यूप्रिक क्लोराइड प्रयुक्त होता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है तो मोलिब्डेनम करता है। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य मोलिब्डेनम करता है। संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो V2O5 प्रयुक्त होता है H2SO4 के निर्माण में। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो समस्पर्श प्रक्रम में किया जाता है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था तो डोबे रेनर ने किया था। याद रखिएगा, डोबे रेनर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है तो त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था तो डोबे रेनर ने किया था। त्रिक के नियम का प्रतिपादन डोबे रेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? नेलैंडस ने किया था। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो यह हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम है तो न्यूलैंडस का अष्टक नियम है। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु
परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम न्यूलैंडस का अष्टक नियम है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम प्रतिपादित किया था तो मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम किस वैज्ञानिक ने किया है तो मेंडलीफ ने किया है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं तो परमाणु भाल के होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था तो मोसले ने किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु संख्या है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं तो वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं तो आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है तो 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की अव्यवस्थित किया गया है तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या में किया गया है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया तो मोसले ने प्रतिपादित किया था। अक्रिय तत्व इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं तो शून्य समूह के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है तो 8 है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं तो 18 तत्व हैं। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है तो 1A के समूह में रखा गया है। किस समूह के तत्वों का सिक्का धातु कहा जाता है तो IB को कहा जाता है। याद रखिएगा, IB को सिक्का धातु कहा जाता है। सबसे हल्की धातु है तो लिथियम है सबसे हल्की धातु। सबसे हल्का तत्व है तो हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो फ्लोरीन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है तो एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है। ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करता है कहलाता है तो उपधातु कहलाता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है तो सीजियम है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। विद्युत का सबसे अधिक सुचालक तत्व है तो चांदी है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व में होती है तो क्लोरीन में होती है। एक तरल धातु है तो पारा एक तरल धातु है। एक तरल अधातु है तो ब्रोमीन एक तरल अधातु है। किसे नोबेल धातु भी कहा जाता है तो सोना को नोबेल धातु भी कहा जाता है। सीसा का लैटिन नाम है तो प्लम्बन है। प्लम्बम है, याद रखिएगा, प्लम्बम है सीसा का लैटिन नाम। सीसा का लैटिन नाम प्लम्बन है। सोना का लैटिन नाम है तो ओरम है सोना का लैटिन नाम। पारा का लैटिन नाम है तो हाइड्रा गायरस है पारा का लैटिन नाम। एंटीमनी का लैटिन नाम है तो स्टीवियम है एंटीमनी का लैटिन नाम। टिन का लैटिन नाम है तो स्टेनम है। टिन का लैटिन नाम स्टेनम है। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम है। एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा आप सभी। सोडियम का लैटिन नाम है तो नेट्रियम है। याद रखिएगा, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। कैल्शियम किस तत्व का लैटिन नाम है तो पोटेशियम का है। याद रखिएगा, पोटेशियम का लैटिन नाम कैल्शियम है। रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था तो बर्जीलियम ने किया था। सोना का रासायनिक प्रतीक है तो Au है सोना का रासायनिक प्रतीक। कैडमियम का रासायनिक प्रतीक है तो Cd है। थूलियम का तत्व का रासायनिक संकेत है तो Tm है। पोलोनियम तत्व की खोज किसने की थी तो मैरी क्यूरी ने की थी। याद रखिएगा, पोलोनियम तत्व की खोज किसने की तो मैरी क्यूरी ने की थी। चलिए दोस्तों, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। धातु और उनके यौगिक से चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है कहलाता है तो धातु कहलाता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन आयन बनाता है तो धातु कहलाता है। ऐसे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों जैसा आचरण करता है तो उसे कहते हैं तो उपधातु कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम कैसी धातु हैं तो मुलायम धातु हैं। धातु के स्थान आवर्त सारणी में है तो बाईं ओर है। धातु के स्थान आवर्त सारणी में। कौन सा धातु एक मात्र द्रव्य में पाया जाता है तो पारा में पाया जाता है। पारा द्रव्य में पाया जाता है, सबसे कम चालक धातु है तो शीशा का सबसे कम चालक धातु है। सबसे अधिक चालक धातु है तो चांदी सबसे अधिक चालक धातु है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं तो धातु कर्म कहते हैं। रणनीति धातु कहा जाता है तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है।
धातु या उनके यौगिकों से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं कहलाते हैं तो खनिज कहलाते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है कहलाता है तो अयस्क कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं तो गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है तो फ्लक्स कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है तो धातुमल कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में कस कर गर्म करना क्या कहलाता है तो निस्तापन कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में कस कर गर्म करना क्या कहलाता है तो जारण कहलाता है, याद रखिएगा। सांद्रित अयस्क में कोक एवं शुद्रावक मिलाकर द्रवणांक के ऊपर तक गर्म करने की विधि कहलाता है तो प्रगलन कहलाता है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है तो फेन प्लवन है की विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। कौन सी धातु विद्युत अवकरण विधि से प्राप्त की जाती है तो एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली पत्थर बनाई जाती है तो आघात वर्धनीयता कहलाता है। पारे पर प्रमुख अयस्क है तो सिनेबार है। पारे पर प्रमुख अयस्क सिनेबार है। चांदी का प्रमुख अयस्क आर्जेंटाइट है, याद रखिएगा। आर्जेंटाइट है चांदी का प्रमुख अयस्क। किस खनिज ने से रेडियम प्राप्त किया जाता है तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है तो हेमेटाइट से होता है लोहे का निष्कर्षण। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। कार्बेलाइट किस धातु का अयस्क है तो मैग्नीशियम का अयस्क है कार्बेलाइट। जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है तो जस्ता का है। मोनाजाइट अयस्क है तो थोरियम का है मोनाजाइट अयस्क। कैलामिन किस धातु का प्रमुख अयस्क है तो जस्ता का प्रमुख अयस्क है। लेपिस लेजुली अयस्क है तो एल्युमिनियम का है। कार्नाटाइट किसका अयस्क है तो यूरेनियम का है। फेल्सपार स्रोत है तो एल्युमिनियम का स्रोत है फेल्सपार। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है तो एल्युमिनियम का है। अर्जेंटाइट अयस्क है तो चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है तो लोहा का है। मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। रूबी कॉपर किस धातु का अयस्क है तो तांबा का है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है तो चांदी का है। गैलेना किस धातु का अयस्क है तो सीसा का है। हैवी स्पार अयस्क है तो बेरियम का है हैवी स्पार अयस्क। Mg का निष्कर्षण किया जाता है तो समुद्र जल से किया जाता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है तो सोडियम है। सोडियम धातु को रखा जाता है तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो जलने लगेगा, याद रखिएगा। सड़क की रोशनी पर पीले लैंप का प्रयोग करते हैं, इसमें कौन सी धातु का उपयोग होता है तो सोडियम का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम है तो सोडियम थायोसल्फेट है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम कार्बोनेट है धोबन सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है तो सोडियम क्लोराइड है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड है। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट्स का किया जाता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सी अशुद्धता वायुमंडल से नमी सोखती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड सोखती है। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है तो पोटेशियम प्रयोग में लाया जाता है। आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है तो कार्बालाइट से किया जाता है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है तो मैग्नीशियम जलती है। कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्राइड उत्पन्न करता है तो मैग्नीशियम उत्पन्न करता है। क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है तो मैग्नीशियम होता है। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है तो MgSO4.7H2O है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इस वजह से आप लोग याद रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। पेट की अम्लता हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लता को हटाने के लिए। अति मुलायम खनिज टॉल्क है तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। अति मुलायम खनिज टॉल्क मैग्नीशियम सिलिकेट है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है तो बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है तो एल्युमिनियम का है। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है तो एल्युमिनियम होती है। एल्युमिनियम अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है।
एमरी कहलाता है तो अशुद्ध एल्यूमिना कहलाता है एमरी। फिटकरी का रासायनिक सूत्र है तो K2SO4 Al2SO4.24H2O होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। बॉक्साइट का रासायनिक नाम है तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है, याद रखिएगा बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है तो स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी होते हैं क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है तो एल्यूमिना का गलांक घटाने के लिए मिलाया जाता है। कौन सा अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है तो नाइट्रिक अम्ल नहीं डालता है। गर्म सांद्र गंधकाम्ल में एल्यूमिनियम प्रतिक्रिया कर देता है तो SO2 कर देता है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है तो एल्यूमिनियम की प्रयोग की जाती है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं। उपस्थि और अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व तो कैल्शियम होता है। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है तो कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रवणांक घटाता है, याद रखिएगा वह द्रवणांक घटाता है। एस्बेस्टॉस किससे बनती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करके बनाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। मोती पर्ल मुख्य रूप से बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम कार्बोनेट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम मृदा सुधारक कहा जाता है तो जिप्सम को कहा जाता है मृदा सुधारक। विरंजक चूर्ण तनु अम्ल से प्रतिक्रिया कर क्या निष्कासित करता है तो क्लोरीन निष्कासित करता है। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है तो ब्लीचिंग पाउडर की व्यापारिक विधि है हेंज क्लेजर विधि। पृथ्वी के गर्भ में तो दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है तो लोहा है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो लोहा उपस्थित होता है। किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है तो लोहे की मात्रा की अधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण मनुष्य को सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है तो लोहे की कमी से पैदा होता है एनीमिया। लोहे पर जंग लगने पर लोहा का भार अधिक हो जाता है। लोहे पर जंग लगने पर लोहा का भार अधिक हो जाता है। लोहे में जंग लगने के बाद बना पदार्थ फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड होता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है तो जल एवं ऑक्सीजन से होती है। और जंग का रासायनिक संगठन है तो Fe2O3.H2O है जंग का रासायनिक संगठन। जंग रहित धब्बा रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है तो क्रोमियम है, याद रखिएगा। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है तो आयरन ऑक्साइड का रहता है। रक्त तत्व लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है तो H2 प्राप्त होता है। मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट का परत जम जाता है तो तांबे के ऊपर जम जाता है। कैलोरीमीटर बनाया जाता है तो तांबे से बना जाता है कैलोरीमीटर। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तो तांबे से निर्मित होते हैं तड़ित चालक। विद्युत अचुंबकीय धातु है तो तांबा है विद्युत अचुंबकीय धातु। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो चांदी है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। सोने के आभूषण बनाते समय धातु मिलाई जाती है तो तांबा मिलाई जाती है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है तो विल्सन बीमारी होती है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है तो जस्ता की कमी से होता है खैरा नामक रोग। किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है तो जस्ता की कमी हो जाने पर त्वचा पर खरोंच जैसे दिखने लगती है। जिंक सल्फेट का आमतौर का प्रयोग किया जाता है तो कवकनाशी के रूप में किया जाता है। धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है तो जस्ता का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। रंगने के में काम आने वाला तीखा पदार्थ है तो जिंक फॉस्फेट है। इस्पात की वस्तु में जिंक की पतली परत में लेपन का नाम है तो यशद लेपन है। कृतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चूहों की मारने की दवा तो जिंक फॉस्फेट है चूहों को मारने की दवा। कौन से धातु गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है तो जिंक देती है।
चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से किया जाता है। साइनाइड विधि का प्रयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? तो चांदी के निष्कर्षण में किया जाता है। लूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र है तो AgNO3 है। हॉर्न सिल्वर है तो AgCl है। हॉर्न सिल्वर नाइट्रेट की प्रायः रंगीन बोतलों में रखे जाते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है तो सिल्वर ब्रोमाइड है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? तो सोना सर्वाधिक भारू है। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने के योग्य धातु है तो सोना है। सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से की जाती है? तो सिल्वेनाइट व केलावेराइट से की जाती है। सोना घुलनशील है तो अम्लराज है। सोना घुलनशील में है तो अम्लराज में सोना घुलनशील है। सोना को कठोर बनाने के लिए किस उसमें मिलाया जाता है? तो तांबा मिलाया जाता है सोना को कठोर बनाने के लिए। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण भूषण पर लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है तो पायराइट्स जाना जाता है। पायराइट्स बेवकूफ़ों के सोना के नाम से जाना जाता है, फूल्स गोल्ड के नाम से। शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है तो 75% होता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत 75% होता है। पारा का निष्कर्षण किया जाता है तो सिनेबार से किया जाता है। द्रव धातु है तो पारा एक द्रव धातु है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है तो मरकरी जाना जाता है क्विक सिल्वर के नाम से। पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को कहा जाता है तो अमलगम कहा जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भारी रहती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर रहती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भारी रहती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर रहती है। सिंदूर का रासायनिक नाम है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर का रासायनिक नाम। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है तो HGS है, याद रखिएगा HGS है सिंदूर का रासायनिक सूत्र। कैलोमल का रासायनिक सूत्र है तो Hg2Cl2 है। कोरोसिव सब्लिमेट का रासायनिक सूत्र है तो HgCl2 है। पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहे के पात्र में रखा जाता है। मीना माता रोग किस कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। मीना माता रोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मीना माता रोग पारा के कारण होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो मरकरी वेपर व ऑर्गन है। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक नाम है तो HGS है। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो गैलेना से किया जाता है। सर्वाधिक स्थायी तत्व है तो सीसा है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र है तो Pb3O4 है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 है। गैलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। गैलेना का रासायनिक नाम। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है तो लिजार्ट है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत होता है तो 0% होता है लेड का। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो शीशे का प्रयोग होता है। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? तो शीशे की उपस्थिति से प्रदूषण होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किस कांच का उपयोग होता है? तो फ्लिंट कांच का उपयोग होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत क्लोराइड होता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। पाइरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बोरेक्स है। कांच होता है तो अतिशीतित द्रव होता है कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मुख शोधनों माउथ वाश तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग होता है? तो एलिनको का प्रयोग होता है, याद रखिएगा एलिनको का प्रयोग होता है। टांका सोल्डर मिश्र धातु है तो सीसा और टिन की मिश्र धातु है टांका सोल्डर। पीतल मिश्र धातु है तो जस्ता और लोहा का मिश्र धातु है पीतल। कांसा मिश्र धातु है तो तांबा और टीन का है मिश्र धातु। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था। कौन सी धातु इस्पात के समान मजबूत लेकिन भार में उसकी आधी होती है? तो टाइटेनियम होती है। किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य है तत्व है तो जिरकोनियम है, याद रखिएगा जिरकोनियम नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो पैलेडियम का उपयोग होता है वायुयान निर्माण में। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो गैलियम होती है, याद रखिए गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है। सफ़ेद स्वर्ण
के नाम से जाना जाता है तो प्लेटिनम जाना जाता है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है तो प्लेटिनम को जाना जाता है एडम उत्प्रेरक के नाम से। कठोरतम धातु है तो प्लेटिनम है कठोरतम धातु। कौन सी धातु बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है तो टंगस्टन प्रयुक्त होती है। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व बहुत तन्य है तो टंगस्टन है। कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है तो नाइक्रोम का तार प्रयुक्त होता है। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है तो गैलियम है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है तो जर्मेनियम होती है। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुख्यतः कौन से धातु उपयोग किया जाता है तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है तो यूरेनियम ईंधन का काम करता है। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीसा पर पार तस्करी की जाती है वह है तो यूरेनियम ऑक्साइड है। याद रखिए यूरेनियम ऑक्साइड की तस्करी की जाती है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है तो थोरियम है। याद रखिएगा। थोरियम खनिज पाया जाता है तो मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है तो सीजियम प्रयुक्त होता है सौर सेलों में। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है आतिशबाजी में चरक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो स्ट्रोसियम के उपस्थिति के कारण होता है लाल रंग। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है तो सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए दोस्तों, अधातुएं और उनके यौगिक से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है तो हाइड्रोजन उपलब्ध है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं तो कैनवेंडिश हैं हाइड्रोजन के खोजकर्ता। आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है तो हाइड्रोजन को दी गई है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। वैसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक का तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है तो हाइड्रोजन का होता है। कौन सा तत्व न्यूनतम तापक्रम पर द्रव्य में बदल जाती है तो हाइड्रोजन बदल जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में की संख्या है तो 3 है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं तो टाइटेनियम कहते हैं। लाल तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है तो H2O प्राप्त होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है तो पैलेडियम है। आयतन के अनुपात में जल के में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो 2:1 होता है। भार के अनुपात में जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो 1:8 होता है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयुक्त होता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है। कार्बन है एक तो कार्बन एक अधातु है। सभी यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है तो कार्बन सभी यौगिकों का अनिवार्य मूल धातु तत्व है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं तो कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। एक ही रासायनिक तत्व को विभिन्न प्रारूप को कहते हैं तो अपरूप कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं तो कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। चलिए दोस्तों, कुछ अधातुओं के अपर रूप देख लेते हैं। अपर रूप कुछ अधातु हैं फिर उसके अपर रूप हैं। कार्बन है तो कार्बन का अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल और फ्लोरीन है। फास्फोरस अधातु का अपर रूप पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और स्कारलेट फास्फोरस है। ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन एवं ओजोन है अपरूप। सल्फर का है तो रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, एमारफस सल्फर और कोलाइडी सल्फर और प्लास्टिक सल्फर है। याद रखिएगा, कोलाइडी सल्फर, प्लास्टिक सल्फर सल्फर के अपरूप हैं। हीरे के संबंध में कैरेट होता है तो भार होता है। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है तो हीरा है प्रकृति का कठोरतम पदार्थ। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो हीरा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप। पेंसिल में प्रयुक्त काला सीसा है तो ग्रेफाइट है। शुष्क सेल का धनात्मक छड़ होती है तो ग्रेफाइट की होती है। भारी मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट्स के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है तो एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। लाल तप्त कार्बन का जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है तो जल गैस प्राप्त होता है। किसे कार्बोडनम के नाम से जाना जाता है तो SiC को जाना जाता है। कोयला निर्माण का प्रारंभिक अवस्था है तो पीट है। सामान्य किस्म का कोयला है तो बिटुमिनस है सामान्य किस्म का कोयला। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है तो बिटुमिनस जाना जाता है। भूरा कोयला कहा जाता है तो लिग्नाइट को कहा जाता है। उच्च क्वालिटी का कोयला कहते हैं तो एंथ्रासाइट को कहते हैं उच्च कोटि का कोयला। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। भाप अंगार गैस मिश्रण है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सा गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ
अनुत्क्रमणीय जटिल बनाता है तो CO बनाता है। कार्बन ऑक्साइड। कौन सा गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% की होती है। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। सामान्य अग्निशामक में CO2 किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4 के कारण उत्पन्न होती है। आग बुझाने में काम आने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया कर देती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ होता है तो ठोस CO2 होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सिलिकॉन क्या है तो अर्धचालक है सिलिकॉन। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला गैस मुख्य पदार्थ है तो सिलिकॉन है। संगकणों के IC चिप प्रायः बने होते हैं तो सिलिकॉन के बने होते हैं। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है तो सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है। क्वार्ट्ज बनता है तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है तो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है स्फटिक। नाइट्रोजन के खोज करता है तो रदरफोर्ड है नाइट्रोजन के खोज करता। सर्वाधिक अनभिक्रिय गैस है तो नाइट्रोजन है सर्वाधिक अनभिक्रिय गैस। नाइट्रोजन गैस है तो हवा से हल्की है नाइट्रोजन गैस। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह बुझ जाती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। बढ़ते पौधों के किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होती है तो नाइट्रोजन होती है। बढ़ते पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होती है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेटस के रूप में ग्रहण करते हैं। याद रखिएगा, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेटस के रूप में ग्रहण करते हैं। क्रायोजेनिक द्रव है तो क्रायोजेनिक द्रव नाइट्रोजन है। क्रायोजेनिक द्रव नाइट्रोजन है। कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है हवा में। प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है तो NO उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। आकाश में बिजली चमकने पर गैस उत्पन्न होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है तो यूरिया में होती है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है तो NCl3 है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक NCl3 है। लाफिंग गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस। अम्लीय वर्षा का कारण है तो अम्लीय वर्षा का कारण है NO2 + SO2। अम्लीय वर्षा का कारण NO2 + SO2 है। कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी होती है तो N2O उपयोगी होती है दांत उखाड़ने में। अमोनिया में उपस्थित होता है तो नाइट्रोजन व हाइड्रोजन उपस्थित होता है अमोनिया में। हैबर विधि द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है हैबर विधि के द्वारा। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है तो लोहा का उपयोग होता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं तो उच्च दाब व निम्न ताप है। अश्रु गैस होती है तो अश्रु गैस अमोनिया होती है। जल में आसानी से कौन गैस घुलनशील है तो अमोनिया घुलनशील है। घरेलू पशीतित्र में सामान्यतः कौन सी प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं तो अमोनिया लाते हैं। अम्ल राज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है तो 3:1 होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र होता है तो P4 होता है अणुसूत्र। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप है तो लाल फास्फोरस है। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप लाल फास्फोरस है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है तो पीला या श्वेत फास्फोरस है सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप। दिया सलाइयों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है दिया सलाइयों के निर्माण में। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है तो जल में सुरक्षित रखा जाता है पीले फास्फोरस को। फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है तो श्वेत फास्फोरस करता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो PS3 का प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनता है तो फॉस्फीन बनता है। याद रखिएगा, फॉस्फीन बनता है। कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है तो ऑक्सीजन बनाती है। भूप पापड़ी पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है लगभग तो 21% होता है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज करता है तो प्रिस्टेले हैं। याद रखिएगा, प्रिस्टेले ऑक्सीजन के खोज करता है। ऑक्सीजन एक है तो अनुचुंबकीय गैस। याद रखिएगा, अनुचुंबकीय है। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर सांस लेने के लिए। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है तो ऑक्सीजन एवं हीलियम का होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है।
ऑक्सीजन और ओजोन है तो ऑक्सीजन और ओजोन एलोट्रोप्स हैं, याद रखिएगा, ऑक्सीजन और ओजोन एलोट्रोप्स हैं। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है तो ओजोन कर देती है। किसके प्रयोग के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। कौन सी गैस हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती हैं तो O3 गैस रोकती हैं, याद रखिएगा, O3 गैस रोकती हैं। ओजोन गैस में गंध होती है तो सड़ी मछली की तरह होती है ओजोन गैस में गंध। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं तो 8 परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। गंधक का अणु सूत्र है तो S8 है गंधक का अणु सूत्र। गंधक किस तत्व का शत्रु है तो तांबा का शत्रु है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है तो वल्कनीकरण कहलाती है, याद रखिएगा, वल्कनीकरण कहलाती है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है तो गंधक मिलाया जाता है। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है तो प्लास्टिक गंधक प्राप्त होता है। बारूद मिश्रण है तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है बारूद। कौन सी गैस सड़े अंडे जैसी गंध देती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े अंडे जैसी गंध देती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में H2S गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है तो हरा हो जाता है। कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है तो SO2 है। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं तो SO2 की उपस्थिति अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग हो जाता है तो हरा हो जाता है। आयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ओलियम कहलाता है तो सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। H2SO7 कहलाता है। सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO7 कहलाता है। रसायनों का सम्राट कहा जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। कशीस का तेल है तो कशीस का तेल सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है तो लेड कक्ष एवं संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। शीशे के संचयन वाले सेल में प्रयुक्त अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल को माना जाता है। H2SO4 की जिंक के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। कौन सा अम्ल खनिज अम्ल है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है तो म्यूरिएटिक अम्ल है, याद रखिएगा, म्यूरिएटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अन्य नाम है। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है तो कैरो अम्ल जाना जाता है H2SO5 के नाम से। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है तो H2S2O8 जाना जाता है मार्शल अम्ल के नाम से। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है तो फ्लोरीन है, याद रखिएगा, फ्लोरीन हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है। कौन सा हैलोजन तत्व जीनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है तो फ्लोरीन बनाता है। टेफ्लॉन में कौन सा हैलोजन पाया जाता है तो फ्लोरीन पाया जाता है। कांच ग्लास किस में घुलनशील होता है तो HF में घुलनशील होता है। हैलोजन तत्व है तो FCl, Br और I का है। क्लोरीन की परमाणु संख्या है तो 17 है क्लोरीन की परमाणु संख्या। कौन सी गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो Cl2 लेते हैं, याद रखिएगा, Cl2 को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्लोरीन व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है तो क्लोरीन का होता है। कौन सा हैलोजन सदस्य सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन रहता है। कौन सा हैलोजन सदस्य सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है तो आयोडीन रहता है। कौन सा हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है तो आयोडीन का किया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है तो आर्गन है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त अक्रिय गैस है तो नियॉन है। बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त अक्रिय गैस नियॉन है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है तो जीनॉन है। किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजरा गैस भी कहते हैं तो स्ट्रेंजरा गैस जीनॉन को कहते हैं। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है तो रैमजे को प्राप्त है। वायु में कौन सी गैस नोबेल गैस से नहीं होती हैं तो रेडॉन नहीं होती हैं। हीलियम की खोज करता है तो हीलियम के खोजकर्ता लोकेयर हैं। शून्य समूह में रेडॉन है तो रेडियो सक्रिय तत्व हैं शून्य समूह में रेडॉन। किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा पूर्ण होती है। वायुयानों के टायरों में कौन सी अक्रिय गैस प्रयोग किया जाता है तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं तो 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है।
विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है तो अक्रिय गैस है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस। विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैसें हैं तो नियॉन है। चलिए दोस्तों, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन हो कहलाता है तो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों को कहा जाता है तो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। खुले श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है तो चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। वैसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र एवं रासायनिक गुण भिन्न हो कहलाता है तो समावयवी कहलाता है। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो वर्जिलियस ने किया है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेलुलोज है। कार्बनिक यौगिक इथिलीन का IUPAC नाम है तो इथीन है। एसिटिलीन का IUPAC नाम इथाइन है, याद रखिएगा। किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं तो एसिटिलीन एवं बेंजीन के होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं तो किण्वन कहते हैं, याद रखिएगा। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दूध का खट्टा होना उदाहरण है तो किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। गन्ने के रस से शराब का बनाना उदाहरण है तो किण्वन का उदाहरण है। जब दो या दो से अधिक अणु परस्पर संयोग कर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे कहा जाता है तो बहुलीकरण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अणु परस्पर संयोग कर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे बहुलीकरण कहते हैं। कम वाष्पशील उच्च क्वथांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया कहलाती है तो भंजन कहलाती है। एथिलीन से पॉलिक एथिलीन बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है तो बहुलीकरण की अभिक्रिया है। एनिलीन की शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है तो भाप श्रवण से किया जाता है एनिलीन की शुद्धिकरण। लकड़ी के मंजक आसवान से प्राप्त होता है तो पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है लकड़ी के मंजक आसवान से। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है तो चेन आइसोमर है, याद रखिएगा। चेन आइसोमर है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पेट्रोल मिश्रण है तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोल। पेट्रोल के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किए जाते हैं। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी वाष्प निकलती है तो पेट्रोलियम ईथर निकलती है। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स पाया जाता है। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है तो पेट्रोलियम जाना जाता है द्रव सोना के नाम से। मिट्टी के तेल का संगठन होता है तो C11 C16 होता है मिट्टी के तेल का संगठन। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है पेट्रोल व अल्कोहल का मिश्रण है। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है तो उच्च क्षमता के डीजल का उपयोग किया जाता है। किसी ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाते हैं तो ऑक्टेन संख्या दर्शाते हैं। अच्छे अपस्फोटरोधी और यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है तो उच्च होता है। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है तो ट्रेटाएथिल सीसा मिलाया जाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे चलता है तो इसके ऑक्टेन संख्या से पता चलता है। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीयवन को रोकता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो लेड टेट्राइथाइल लाया जाता है। मोम क्या है तो मोम एल्डिहाइड है, याद रखिएगा। एल्डिहाइड है मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स है तो पैराफिन मोम है, याद रखिएगा। स्पर्मेटिव मोम प्राप्त होता है तो वेल से प्राप्त होता है स्पर्मेटिव मोम। व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है तो पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन किसका उपोत्पाद है तो पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है पैराफिन। पेट्रोल का मुख्य संघटक है तो ऑक्टेन है पेट्रोल का मुख्य संघटक। पेट्रोलियम से समांगी मिश्रण रहता है तो हाइड्रोकार्बन का रहता है। एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है तो मीथेन को माना जाता है। मीथेन अणु की आकृति होती है तो समचतुष्फलकीय होती है। मीथेन अणु की आकृति समचतुष्फलकीय होती है। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो मीथेन उत्पन्न होती है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके बनाई जाती है। किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है तो मीथेन को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में कौन सी गैस होती हैं तो मीथेन होती हैं।
गोबर गैस में पाया जाता है तो मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है तो मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक है तो मीथेन है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है तो मीथेन है। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है तो मीथेन होती है। खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होते हैं। एलपीजी में मुख्यतः होती है तो मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एलपीजी में मुख्यतः होती है तो मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन होती है। एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है तो मिथाइल मरकैप्टन को भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है। रेफ्रिजरेंट फ्रियॉन है तो डाइफ्लोरोमीथेन है। रेफ्रिजरेंट फ्रियॉन डाइफ्लोरोमीथेन है। कृत्रिम कपूर है तो हेक्साक्लोरोईथेन है। कृत्रिम कपूर कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है तो मीथेन बनती है। इथिलीन अणु की आकृति होती है तो समतलीय होती है। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप कौन सी प्लास्टिक प्राप्त होती है तो पॉलीइथिलीन प्राप्त होती है। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाती है तो मस्टर्ड गैस बनाती है। इथिलीन है एक तो इथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो एसिटिलीन उत्पन्न होती है। धातुओं में वेल्डिंग करने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो एसिटिलीन प्रयुक्त होती है। कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है तो एसिटिलीन प्रयोग की जाती है। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है तो एसिटिलीन का प्रयोग होता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है तो एसिटिलीन टेट्राकोलाइड है वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है तो ब्यूटेन प्रयुक्त होती है सिगरेट लाइटर में। घरेलू फ्रिज में मुख्यतः कौन सी प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है तो फ्रियॉन प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है घरेलू फ्रिज में। प्रसिद्ध शीतलक फ्रियॉन वास्तव में है क्या है तो डाइफ्लोरोमीथेन है। प्रसिद्ध शीतलक फ्रियॉन वास्तव में डाइफ्लोरोमीथेन है। फ्रियॉन गैस में उपस्थित तत्व हैं तो सी है, F है व Cl है। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है तो रेफ्रिजरेटरों में होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है तो ट्राइक्लोरोमीथेन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो पायरीन के नाम से जाना जाता है। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों के शुष्क धुलाई में किया जाता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग कपड़ों के शुष्क धुलाई में किया जाता है। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है तो पायरीन अग्निशामक बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। स्थानीय निश्चेतक कहा जाता है तो ईथर को कहा जाता है। कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है तो मिथाइल अल्कोहल कास्ट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। कास्ट से प्राप्त पाइरोलिग्नियस अम्ल होता है तो 10% एसिटिक अम्ल होता है। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है तो CH3OH है मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र। एंटीफ्रिज मिश्रण है तो मिथाइल अल्कोहल व जल का मिश्रण है एंटीफ्रिज। जल में विलेय अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल है। शराब में उपस्थित रहता है तो इथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। अन अल्कोहल के नाम से जाना जाता है तो इथाइल अल्कोहल जाना जाता है। किस अल्कोहल के सेवन से अंधता होती है तो मिथाइल अल्कोहल के सेवन से अंधता होती है। पावर अल्कोहल है तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल पावर अल्कोहल है। टिंचर आयोडीन है तो आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन है टिंचर आयोडीन। परिशोधित स्पिरिट है तो 95.57% इथाइल अल्कोहल व 4.43% जल परिशोधित स्पिरिट है। विकृतीकृत स्पिरिट किस काम आती है तो वार्निश बनाने में विलायक के रूप में विकृतीकृत स्पिरिट काम में आती है। परिशुद्ध अल्कोहल होता है तो 100% इथाइल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल होता है। किण्वन अभिक्रिया है तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किण्वन होती है। अल्कोहलिक खमीरन का अंतिम उत्पाद है तो इथाइल अल्कोहल अल्कोहलिक खमीरन का अंतिम उत्पाद है। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल मिश्रण है तो गैसोहॉल का मिश्रण है। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है तो C2H5OH है इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है तो वुड अल्कोहल के नाम से मिथेनॉल जाना जाता है। शराब का निर्माण होता है तो किण्वन के द्वारा होता है शराब का निर्माण। एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है तो एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल और टेट्राथैलिक अम्ल के प्रतिक्रिया स्वरूप बनता है तो टेरिलीन बनता है। चलिए दोस्तों, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं। अम्ल है फिर उसके प्राकृतिक स्रोत हैं। फॉर्मिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत लाल चींटी बिच्छू है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल से मिलते हैं। बेंजोइक अम्ल घास पत्ता और मूत्र में मिलता है।
ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है सारेल के वृक्ष से। एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है फल का रस और सिरका से। नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है फिटकरी और शोरा से। सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है हरा कसीस से। टार्टेरिक अम्ल मिलता है इमली और अंगूर से। लैक्टिक अम्ल मिलता है दूध से। बैटरिक अम्ल मिलता है मक्खन से। मौलिक अम्ल मिलता है सेब, केला, आलू और गाजर से। टैनिक अम्ल मिलता है चाय से। यूरिक अम्ल मिलता है मूत्र से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है पाचक रस से। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? तो हॉफमैन के द्वारा एमाइडो को एमाइनो में बदला जा सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% घोल कहलाता है तो फॉर्मेलिन कहलाता है। मूत्र रोग में प्रयुक्त यूट्रोपिन बनाई जाती है तो फॉर्मेल्डिहाइड से बनाई जाती है। यूट्रोपिन है तो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन है। यूरोट्रोपिन है तो यूरोट्रोपिन। हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन है यूरोट्रोपिन। लाल चींटियों में पाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में उपस्थित अम्ल है तो एसिटिक अम्ल है सिरके में उपस्थित। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है तो एसिटिक अम्ल के लिए शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। टमाटर सॉस में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है तो एसिटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में। नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। मांसपेशियों में किस द्रव में एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट आ जाती है। दूध में पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है तो ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग होता है। फोटोग्राफिक में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है? तो फेरस ऑक्जेलाइट के रूप में होता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलाइट के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र है तो NH2CONH2 है। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है। किसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है? तो यूरिया को कार्बाइड के नाम से जाना जाता है। किस उर्वरक में अधिक नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है? तो यूरिया में अधिक नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो 46% होती है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में होता है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था तो वोलर ने किया था, याद रखिएगा। यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोलर ने किया था प्रयोगशाला में। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बेंजीन को कहा जाता है एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता। शुष्क धुलाई के काम आता है तो बेंजीन आता है शुष्क धुलाई के काम में। गैमेक्सीन है एक तो गैमेक्सीन एक कीटाणुनाशक है। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है तो क्लोरोबेंजीन बनाता है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन है एक तो विस्फोटक है ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोटोल्यून है एक तो विस्फोटक है एक। मिर्बेन का तेल के नाम से जाना जाता है तो ट्राइनाइट्रोबेंजीन जाना जाता है। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है तो एनिलीन होता है। DDT का पूरा नाम है तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन है। DDT का पूरा नाम डाइफिनाइल डाइक्लोरोईथेन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है तो अल्फा क्लोरो एसीटोनोफिनोन है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटोनोफिनोन है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए मिलाया जाने वाला यौगिक है तो सोडियम बेंजोएट है। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है तो सोडियम बेंजोएट प्रयुक्त होता है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है तो बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है फूड प्रोसेसिंग हेतु। कार्बोलिक अम्ल है तो C6H5OH कार्बोलिक अम्ल है। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। पूर्तिरोधी के रूप में आयोडोफार्म का प्रयोग किया जाता है। शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में प्रयोग होता है तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का प्रयोग होता है शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में। बालों को रंगने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पैराफिनाइल डाइएमीन का प्रयोग किया जाता है बालों को रंगने के लिए। क्लोरोबेंजीन के साथ संघनन कर देता है तो DDT कर देता है। टेफ्लॉन बहुलक है तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। ओरलोन बहुलक है तो एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है ओरलोन।
क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है तो पीवीसी प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनने के लिए बहुलक प्रयुक्त होता है तो कार्बोनेट्स का प्रयुक्त होता है। एक्रिलिन है तो एक्रिलिन फाइबर है। प्लास्टिक है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक प्लास्टिक है। बैकेलाइट प्लास्टिक प्राप्त होता है तो यूरिया तथा फॉर्मिल्डिहाइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है बैकेलाइट प्लास्टिक। पीवीसी का तात्पर्य है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का तात्पर्य है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन के द्वारा होता है। रेनकोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है तो पॉलीइथिलीन प्रयोग किया जाता है। रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं तो बैकेलाइट के बने होते हैं। नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो टेफ्लॉन प्रयुक्त होता है। लाह है एक तो एक प्राकृतिक बहुलक है लाह। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम है तो डेक्रॉन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो रेयॉन था। रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है तो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है तो एडिपिक अम्ल है। नायलॉन है नायलॉन एक पॉलीएमाइड है, याद रखिएगा पॉलीएमाइड है। रबड़ है तो रबड़ ब्यूटाडाइन है रबड़। नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है तो लैटेक्स के रूप में होता है। प्राकृतिक रबड़ का बल्कनीकरण करने की विधि प्रयुक्त होती है तो गंधक के साथ गर्म करने की विधि प्रयुक्त होती है। वनस्पति तेल है तो असंतृप्त वसी अम्लों के ग्लिसराइड है वनस्पति तेल। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। वसा विलेय होते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय होते हैं वसा। किसकी अधिकता के कारण मानव में मोटापा होता है तो वसा के अधिकता के कारण मानव में मोटापा होता है। नोबेल का तेल होता है कहा जाता है तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है नोबेल का तेल। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक एस्टर है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। आरडीएक्स का पूरा नाम है तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लेसिव है आरडीएक्स का पूरा नाम। विस्फोटकी आरडीएक्स किस नाम से जाना जाता है तो T4 के नाम से जाना जाता है विस्फोटकी आरडीएक्स। आरडीएक्स है तो एक विस्फोटक है आरडीएक्स। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कारक है तो ए नोबेल हैं डायनामाइट के आविष्कारक। दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती हैं तो एनाल्जेसिक कहलाती हैं दर्द दूर करने वाली दवाएं। शरीर के ताप को घटाने वाली दवाएं कहलाती हैं तो एंटीपायरेटिक्स कहलाती हैं शरीर के ताप को घटाने वाली दवाएं। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है तो एस्पिरिन है, याद रखिएगा एस्पिरिन है एक तो एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन। अपमार्जक है तो शोधन अभिकर्ता है अपमार्जन। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डिटर्जेंट में होता है तो सल्फेट होता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट में सल्फेट होता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है तो साबुनीकरण कहलाता है। नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत है तो कोलतार है नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत, याद रखिएगा नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। तो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होते हैं आपके वन लाइनर क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो चलिए आगे हम लोग रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो दोस्तों यह पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है तो याद रखिएगा प्लैटिनम है, याद रखिएगा प्लैटिनम पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। जल का शुद्धतम रूप है तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, याद रखिएगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है तो लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण बनने से लोहे की वस्तुओं में जंग लग जाती है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है तो रासायनिक तौर पर हीरा शुद्ध कार्बन है। गैस एजेंसियों के द्वारा की दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है तो रसोई गैस का रूप है दोस्तों तरल, याद रखिएगा तरल रूप है। रसोई गैस मिश्रण किसका मिश्रण है तो रसोई गैस में दोस्तों मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है तो याद रखिएगा दोस्तों नाइट्रोजन गैस होती है बिजली के बल्ब के अंदर। परम शून्य ताप क्या है तो परम शून्य ताप है दोस्तों सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान परम शून्य तापमान है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो नाइट्रोजन है, याद रखिएगा नाइट्रोजन वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। लोहे के पाइप को संरक्षण से बचाने हेतु
बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वनीकरण कहते हैं, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं उसको। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मुख्य रासायनिक पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट है। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ। रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस है, तो ड्राई आइस है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल स्पीड को बदलता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, तो बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है, तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल है। याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल है नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्लोरीनीकरण के होता है। क्लोरीनीकरण के द्वारा होता है जल का शोधन। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है, तो याद रखिएगा दोस्तों एथिल अल्कोहल। याद रखिएगा एथिल अल्कोहल है शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाले मुख्य यौगिक। जंतु चारकोल प्राप्त होता है, तो जंतु चारकोल दोस्तों प्राप्त होता है वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से जंतु चारकोल प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों उसमें मिलाया जाता है सल्फर। याद रखिएगा, उसमें सल्फर मिलाया जाता है। इस्पात में होता है, तो इस्पात में 0.1 से 2% कार्बन होता है। इस्पात में श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह दोस्तों ऑक्सीजन होता है। याद रखिएगा, वह ऑक्सीजन होता है। रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती एम्पिरिकल फॉर्मूला व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों आणविक सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र होता है। आणविक सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला व आणविक सूत्र। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है, तो दोस्तों लोहा है। याद रखिएगा, लोहा मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक रूप में उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो दोस्तों गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। याद रखिएगा मीथेन है गोबर गैस का मुख्य घटक। पीएच प्रदर्शित करता है, तो विलयन की अम्लता तथा क्षारकता प्रदर्शित करता है पीएच। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है, तो याद रखिएगा दोस्तों और कार्बन है। याद रखिएगा कार्बन है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, तो दोस्तों सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है रेत। याद रखिएगा रेत पाया जाता है। बॉक्साइड के एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादक निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है, तो दोस्तों विद्युत अपघटन से होता है। याद रखिएगा विद्युत अपघटन से होता है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, तो बेंजोइक अम्ल है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक बेंजोइक अम्ल है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो दोस्तों साधारण लवण है। साधारण लवण सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होती है। नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होती है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है, तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद CO2 और H2O है। याद रखिएगा CO2 और H2O है। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित में काम में आता है। दोस्तों यह काम में आता है उर्वरक बनाने में। याद रखिएगा उर्वरक बनाने में काम में आता है। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों वह कोयला है। याद रखिएगा कोयला है। लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह कोक है। याद रखिएगा वह कोक है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, तो पर्यावरण को प्रदूषण करने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड है। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना होता है। याद रखिएगा हीरा उसी से बनता है जिससे ग्रेनाइट बना होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाले दो गैसें हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? तो कपड़े धोने वाला सोडा जल योजित सोडियम कार्बोनेट है। जल योजित सोडियम कार्बोनेट है। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? याद रखिएगा दोस्तों झाग इसलिए नहीं देता क्योंकि इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो दोस्तों ये है दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है, तो जल का क्वथनांक 373 है, याद रखिएगा 373 है। दूध निम्नलिखित का उदाहरण है, तो दूध उदाहरण है दोस्तों पायस का। इमल्सन का उदाहरण है दूध। बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है, तो बारूद दोस्तों मिश्रण है नाइट्रस, सल्फर व काठ कोयला का, चारकोल का मिश्रण है बारूद। खाद्य परिरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है, तो दोस्तों बेंजोइक अम्ल है, याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल है। कपड़ों के रंग का विरंजन ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक रिएजेंट है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे घटित होने से ऊष्मा बनती है कहलाती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम को कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, याद रखिए ऊर्ध्वपातन कहते हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है, तो न्यूनतम संभव इकाई है अणु, याद रखिएगा अणु उसकी न्यूनतम संभव इकाई है। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है, तो याद रखिएगा दोस्तों सोडियम थायोसल्फेट है, याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट है। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो याद रखिएगा एथिलीन है, याद रखिएगा एथिलीन है। प्राथमिक सोने की शुद्धता है, तो 24 कैरेट है, याद रखिएगा 24 कैरेट है। पेट्रोल के टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है, तो याद रखिएगा क्यों मिलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए, इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है, तो याद रखिएगा इन्वर्टेज, याद रखिएगा इन्वर्टेज है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, तो दोस्तों यूरिया था, याद रखिएगा यूरिया था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी, तो दोस्तों तांबा थी, याद रखिएगा तांबा थी। सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल है, तो सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल है दोस्तों बार्बिट्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा बार्बिट्यूरिक अम्ल है। सर्वाधिक आघातवर्ध मिलिएबल धातु है, तो सर्वाधिक मिलिएबल धातु सोना है। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के यौगिक औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन है, याद रखिएगा ऑक्सीजन है। मानव रक्त का पीएच है लगभग, तो मानव रक्त का पीएच है दोस्तों 7.5, याद रखिएगा 7.5। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन बराबर दोस्तों होता है 0.001 मिलीमीटर के रूप में होता है। तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल दोस्तों निकाला जाता है पाइनस की लकड़ी से, याद रखिएगा पाइनस की लकड़ी से निकाला जाता है। लार की प्रकृति है, तो लार दोस्तों तो लार की प्रकृति है अम्लीय, याद रखिएगा अम्लीय है। कागज पर पुरानी उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है, तो याद रखिएगा निनहाइड्रीन विलयन H2O2 से विकसित डेवलप किया जा सकता है। परिशुद्ध अल्कोहल है, तो परिशुद्ध अल्कोहल दोस्तों 200% प्रूफ है, याद रखिएगा 200% प्रूफ है प्रसिद्ध अल्कोहल। शरीर में अरक्तता एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा लोहा की कमी के कारण होता है एनीमिया, और शरीर में अरक्तता लोहा की कमी के कारण होता है। अभ्रक माइका का मुख्य उपयोग है, तो दोस्तों माइका का मुख्य उपयोग है बिजली उद्योग में, याद रखिएगा बिजली उद्योग में माइका का मुख्य उपयोग है। प्लास्टिक टेप रिकॉर्डरों के टेपों पर लोपित किया जाने वाला पदार्थ है, तो याद रखिएगा दोस्तों लौह ऑक्साइड है, याद रखिएगा लौह ऑक्साइड है। जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है, तो जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है क्षारीय, याद रखिएगा क्षारीय कहलाता है। कंप्यूटर में आईसी चिप निम्नलिखित से बनी होती हैं, तो सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखिएगा सिलिकॉन की बनी होती हैं आईसी चिप। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती हैं, याद रखिएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैस होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा पीड़ा हर के काम में लाया जाता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। प्रतिदीप्ति नली फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारण काम में लाया जाने वाला पदार्थ है, तो दोस्तों पारद वाष्प और आर्गन है, पारद वाष्प और आर्गन है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है, तो दोस्तों जीवाश्म की उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑक्सीजन है। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ है, तो मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ है दोस्तों प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है।
निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है। तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ है। तो याद रखिएगा सूती है। याद रखिएगा सूती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। याद रखिएगा सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। पन्ना इमराल्ड निम्नलिखित का बना होता है। तो याद रखिएगा पन्ना बना होता है बेरिलियम से। याद रखिएगा बेरिलियम से बना होता है। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। तो याद रखिएगा तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों नाइट्रेट होता है। याद रखिएगा नाइट्रेट होता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो याद रखिएगा अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ विटामिन है भोजन पकाते समय। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों द्रवीय अमोनिया है। द्रवीय अमोनिया है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव्य। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है। तो दोस्तों उसका नाम है यकृत। याद रखिएगा यकृत सबसे अधिक प्रभावित होती है। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है बाइनरी द्विअंगी कहलाता है। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है। तो दोस्तों उस शाखा का नाम है जैविक रसायन। याद रखिएगा जैविक रसायन नाम है। कोलेस्ट्रॉल है एक। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल है जीव वसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। DDT उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है DDT का। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। तो दोस्तों कहलाता है कठोर जल। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। तो दोस्तों यह है तीसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो याद रखिएगा दोस्तों हीलियम है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस हीलियम है। अलसी की खल लिनसीड केक निम्नलिखित में काम में आती है। तो दोस्तों पशुओं को खिलाने में काम में आती है अलसी की खल। रंगबंधक मोर्डेंट वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने के काम में आता है। रंगबंधक। निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तो निकोटीन है। याद रखिएगा निकोटीन है। चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक है। तो कैफीन है। पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट से बना होता है पेंसिल लेड। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं। तो याद रखिएगा निर्जलीकरण कहते हैं। लकड़ियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस है। तो याद रखिएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से होता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से होता है सबसे बुरा वायु प्रदूषण। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों NCL पुणे में स्थित है। पेट्रोलियम पाया जाता है। तो दोस्तों पेट्रोलियम अवसादी शैलों में पाया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा यूरिया में पाई जाती है। याद रखिएगा यूरिया में पाई जाती है। किसी बंद कमरे में कोयला या चारकोल का जलना घातक होता है क्योंकि दोस्तों इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती हैं। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु होती है। तो तांबा होती है। याद रखिएगा तांबा होती है। साबुन बनाने के लिए कॉस्टिक सोडा का निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। तो दोस्तों अलसी लिनसीड का तेल मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता है। याद रखिएगा ड्यूटीरियम होता है। PVC प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनती है। इस प्रक्रिया का नाम है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया का नाम बहुलीकरण है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित के बहुलीकरण द्वारा होता है। तो दोस्तों एथिलीन के द्वारा होता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जल पाया जाता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम में आने वाली धातुओं का युग्म है। तो दोस्तों क्रोमियम और इस्पात है। याद रखिएगा क्रोमियम और इस्पात है। त्रियकबद्ध बहुलक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण बेकेलाइट है। FBA रंजक निम्नलिखित को रंगने के काम में आता है। तो दोस्तों कपास को रंगने के काम में आता है FBA रंजक। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित एक संश्लिष्ट दवा है। तो निम्नलिखित एक संश्लिष्ट दवा है। संश्लिष्ट दवा हो जाएगी दोस्तों एस्पिरिन। याद रखिएगा एस्पिरिन एक संश्लिष्ट दवा है। निम्नलिखित से एसिटिलेशन से हीरोइन बनाई जा सकती है। तो याद रखिएगा दोस्तों
मॉर्फिन से हीरोइन बनाई जा सकती है, याद रखिएगा मॉर्फिन से हीरोइन बनाई जा सकती है। मॉर्फिन के एसिटिलेशन से हीरोइन बनाई जा सकती है। सबसे पुराना पीड़कनाशी है, तो सबसे पुराना पीड़कनाशी है दोस्तों निकोटीन, याद रखिएगा निकोटीन है सबसे पुराना पीड़कनाशी। रासायनिक तौर पर जल है, तो रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है, याद रखिएगा रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है। न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला है, तो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला अम्ल नाइट्रिक अम्ल है, याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल है। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है, तो लॉरिल अल्कोहल, याद रखिएगा लॉरिल अल्कोहल है अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल। फ्लिंट कांच में होता है, तो फ्लिंट कांच में लेड क्रोमेट होता है, याद रखिएगा फ्लिंट कांच में लेड क्रोमेट होता है। अपवर्जन एक्सक्लूजन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है, तो दोस्तों पाउली से संबंधित है। स्टाइरिन नामक रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है, तो दोस्तों प्लास्टिक के उत्पादन में होता है। पिपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है, तो दोस्तों मेंथॉल है, याद रखिएगा मेंथॉल है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो याद रखिएगा कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम रेयॉन है, याद रखिएगा रेयॉन है। रासायनिक रूप में सफ़ेद स्पिरिट है, तो याद रखिएगा रासायनिक रूप में सफ़ेद स्पिरिट। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है सफ़ेद स्पिरिट। नेक्स्ट देखते हैं ताम्र पिशाच कॉपर डेमन नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों निकेल को दर्शाने के लिए किया गया है ताम्र पिशाच शब्द का प्रयोग। एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है, तो एक्वारोजिया दोस्तों मिश्रण है HCl तथा HNO3 का। अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे दोस्तों कहते हैं हाबर प्रक्रम कहते हैं। रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन है, याद रखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित है, तो चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक है दोस्तों याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों हेम्प भांग से बनाया जाता है, हेम्प भांग से बनाया जाता है हशीश नामक ड्रग। मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है, तो मैग्नीशियम का दूध दोस्तों होता है, याद रखिएगा आप सभी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड होता है मैग्नीशियम का दूध। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टेक्सोल निम्नलिखित पेड़ से निकाली जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा यू के पेड़ से निकाली जाती है, याद रखिएगा यू के पेड़ से निकाली जाती है। निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों बड़े शहरों को प्रदूषित करता है लेड, याद रखिएगा लेड प्रदूषित करता है बड़े शहरों को। आवर्त सारणी की दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है, तो याद रखिएगा परमाणु संख्या पर आधारित होता है, याद रखिएगा परमाणु संख्या पर आधारित होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजी बंध, याद रखिएगा वैद्युत संयोजी बंध होता है सोडियम क्लोराइड में। फेरिक ऑक्साइड में लोहे के संयोजकता होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होती है, याद रखिएगा +3 होती है। इलेक्ट्रॉन वहन करते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन करते हैं। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है, किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जा सकता है, तो दोस्तों AMU में व्यक्त किया जा सकता है किसी तत्व के परमाणविक भार को। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होते हैं आपके केमिस्ट्री के 1 लाइनर क्वेश्चन के साथ प्रिंट प्रैक्टिस सेट भी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।